सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के उस युद्ध की जिस पर अब यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी रूस की ओर से हो रही है। दरअसल आपको ये बता दें कि देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3.5 सालों से चल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने का आसार फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इस युद्ध के और भी ज्यादा विध्वंसकारी होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने साफ साफ ये कह दिया है कि रूस सबसे बड़ा परमाणु जखीरा बना रहा है और जल्द ही रूस नए परमाणु हथियारों का ऐलान भी करेगा। रूसी राष्ट्रपति ने बड़े पैमाने पर यूक्रेनी इलाके पर कब्जे का भी दावा कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दावा यह किया है कि पिछले 7 दिनों में मध्य और पूर्वी यूक्रेन में, विशेषकर डोनेत्स्क क्षेत्र में उसके हमलों से 10,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। और देखिए, लगातार प्रहार जारी तो है ही, लेकिन इसी बीच जो दावा किया गया है, यानी कि काफी नुकसान हुआ है यूक्रेन में। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि लगातार जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और लगातार एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर, उसमें 10,000 सैनिकों को मारा गया है। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की जो एटमी धमकी है वो क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, नए परमाणु हथियार बना रहा है रूस और पुतिन ने शस्त्रागार बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पुतिन ने यह कहा है कि सबसे बड़ा परमाणु जखीरा हम बना रहे हैं। जल्द नए परमाणु हथियारों का भी ऐलान रूस करेगा। किसी भी देश से घातक रूप से एटमी हथियार है और तेजी से रूस परमाणु रक्षा कवच पर भी काम जारी है। यानी कि जो स्टेटमेंट रूस की तरफ से सामने आया है, यह परमाणु हथियार बनाने को लेकर, यह बहुत बड़ा बयान है। और देखिए, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। 7 दिनों में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा रूस ने किया है। मध्य और पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा रूस ने किया। रूसी हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। कीव, खार्किव और जेपोरिजिया रूस का विध्वंसक हमला यहां पर हुआ है। एनर्जी साइट को लगातार निशाना बना रहा है। यूक्रेन की ऊर्जा संरचना को कमजोर करने की रूस की रणनीति है। यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है, क्योंकि लगातार देखिए, जो बिजली संरचना है उस पर अब निशाना रूस की ओर से बनाया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि जो यहां पर स्टेटमेंट रूस की तरफ से दिया गया है परमाणु जखीरा बनाने का, उसे आखिर किस तरीके से देखा जाए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी डॉक्टर शुभदा चौधरी और संस्थापक मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म की से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी प्रफुल्ल सर। देखिए, जिस तरीके से युद्ध लगातार देखने को मिल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन जो स्टेटमेंट सामने आया है रूस की तरफ से परमाणु जखीरा तैयार करने को लेकर, इसे किस तरीके से देखा जाए? थैंक यू पुनीता जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। ओके, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई हो रही है और चौथा साल चल रहा है जी। और इसमें रशिया ने कई बार भी न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी है। एक्चुअली दोनों साइड ने दी है न्यूक्लियर धमकी, और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है वो जरूर इस्तेमाल हो सकते हैं। वो बड़ी लो यील्ड के न्यूक्लियर वेपन होते हैं जो एक एरिया में इफेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, छोटे बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट हेड होते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, स्मॉल यील्ड की मिसाइल्स होती हैं। ये लोकल एरिया पे इफेक्ट करती है, पर इनका भी इस्तेमाल नहीं क्या बराबर है, वो नहीं होगा। ये धमकी देने के लिए ही होते हैं और ये धमकी ही देंगे। रशिया इस समय लगा हुआ है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक तरीका है कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप, जैसे वाटर सप्लाई, हीट सप्लाई और पावर सप्लाई, इसके ऊपर रशिया अब तवज्जो दे रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको, जिसको कहते हैं, डिफिकल्टी पैदा हो लोकल गवर्नमेंट्स को, और अपने आकाओं को प्रेशराइज करें एक्शन लेने के या फिर लाइन पे आने के। पुतिन को भी एक्चुअली लड़ाई से पहले पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं
ये पुतिन इस देख रहा है कि रशिया ने उनके पावर प्लांट्स के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, इनके ऊपर ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं हो रहा, अब इनके ऊपर ज्यादा ध्यान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि रशिया जो है लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए रेडी है, और वो उसको पता है कि लॉन्ग ड्रॉन वॉर में यूक्रेन और भी कमजोर पड़ जाएगा। यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है, और भी पड़ जाएगा। और ये नेटो को भी सबक दे रहा है, नेटो कंट्रीज को, जो कि उकसा रहे हैं यूक्रेन को। और यहां तक कि उन्होंने कहा था कि अगर बात हुई तो बाल्टिक स्टेट, पोलैंड इत्यादि के ऊपर रशिया हमला कर देगा, ताकि उनकी जो नेटो की जो हेडक्वार्टर्स वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करेगा। रशिया खिलाफ है नेटो का जो आगमन हो रहा है यूक्रेन की तरफ, और जो लैंड अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रशिया इसके खिलाफ है। ये जो युद्ध है अभी, इसमें कोई रुकने की बात नहीं है, कितनी जल्दी रुक जाएगा और ये चलता रहेगा, पर धीमी गति से चलेगा। इससे भी धीमी गति हो जाएगी, जैसे अब 3.5 साल निकाल दिए, और भी समय लग सकता है। तो पुनीता जी, आप देख लेंगे कि अभी इस समय बाकी कंट्रीज को, जैसे यूक्रेन कह रहा है कि भाई बाकी कंट्रीज चुप क्यों बैठे हैं, G7 नेटो कंट्रीज और बाकी कंट्रीज जितने हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ये क्यों नहीं एक्शन लेते। वो गुहार लगा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, डायरेक्टली इंटरवीन कीजिए। और जो बाकी कंट्रीज है वो सिर्फ उसको सप्लाई कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक किस्म से आप देख रहे हैं सारा का सारा बोझ यूक्रेन पे है। उसके कितने हजारों लोग मारे जा चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढीला पड़ चुका है। इस समय यूक्रेन इज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ रशिया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर शुभदा चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए नुकसान तो काफी हुआ है यूक्रेन पे, और जिस तरीके से अब एक और स्टेटमेंट दिया गया रूस की तरफ से, वो ये कि हमने 10,000 सैनिकों को, यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। यानी कि लगातार देखिए विध्वंसक तो है ही रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ, और लगातार हमले भी जारी है, लेकिन 10,000 सैनिकों के मारने को लेकर जो यहाँ पर दावा किया गया है, इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? पुनीता जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, सच्चाई क्या होती है प्रोपेगेंडा में और रेटरिक में या थिएट्रिक्स में, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दो चीजें और हुई हैं जी। पहली चीज ये हुई है कि यूएस के सेनेट ने 2 दिन पहले 4,150 करोड़ यूक्रेन के लिए बिल पास किया है, और 10 तारीख को खुद मेलानिया ट्रंप ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू पुतिन को थैंक यू बोला, क्योंकि उनके कारण यूक्रेनियन बच्चे जो डिस्प्लेस हुए थे, जो शब्द है वो डिस्प्लेस यूज किया, उनको उनकी फैमिली से वापस मिलाया। रशिया किस चीज के ऊपर इस न्यूक्लियर धमकी, और ये धमकी ही है, ये टोटल प्रेशर स्ट्रैटेजी है। ये क्यों दिया? क्योंकि 9 अक्टूबर को 200 टॉम हॉक मिसाइल्स यूएस ने नेदरलैंड्स को शिप किए हैं यूक्रेन को देने के लिए। आप जेलेंस्की के अगर मीडिया पोस्ट भी देखें तो नेदरलैंड्स और यूक्रेन ने एक डील भी साइन की है जिसमें वो ड्रोन मैन्युफैक्चर करेंगे। अब यूक्रेन में जहां पे 3 जगहों पे अटैक ज्यादा हो रहा है। पहला अटैक है कीव पे, क्योंकि कीव कैपिटल है। दूसरा है खार्किव। खार्किव रशिया के बॉर्डर से ज्यादा पास है, ये सेकंड लार्जेस्ट शहर है। और तीसरा है ओडेसा, जो एक पोर्ट सिटी है ब्लैक सी में, जिससे यूक्रेन अपना व्हीट प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करता था और उसको सी का एक्सेस था। लेकिन हमें एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर 3.5 साल हो गए तो 3.5 साल क्यों हुए, और मैं आपको डेट्स के साथ इसका एविडेंस दूंगी। 2014 के बाद, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है, 2014 के बाद 12 से 20 CIA के सीक्रेट बेसिस यूक्रेन में ऑपरेशन गोल्डफिश के नाम से काम कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे अंडरग्राउंड बंकर्स, खार्किव जिस पे अभी टारगेट हुआ है, वहां पे भी बने थे। दूसरा, पुतिन ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से 7 दिसंबर 2021 को 2 घंटे बात की
वो कोविड का टाइम था, वर्चुअल मीटिंग थी, 2 घंटे बात की और बोला कि आप जो नेटो का प्रेशर है यूक्रेन पे ना बढ़ाएं, यूक्रेन में ऐसे इस तरीके के CIA सेल्स काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप देखें, और ये सब। बाइडेन ने उस चीज पे बोला कि नहीं, नेटो का तो ओपन डोर पॉलिसी है, और उस चीज को दरकिनार कर दिया। फिर 7 दिसंबर 2021 को पुतिन ने फिर 2 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस दिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको भी दरकिनार किया गया। 30 सितंबर 2021 से लेके जनवरी 27, 2022 तक CIA के जो डायरेक्टर थे विलियम बर्न्स, वो खुद कीव और मॉस्को जाते हैं पूरा सुपरविजन करने के लिए। और लास्ट और फाइनल वार्निंग पुतिन ने 12 फरवरी 2022 को दी थी, जब उन्होंने कॉल किया था। अब बात यहाँ पे आ गई है कि जेलेंस्की की प्रेसिडेंसी जो है 2019 से 2024 तक थी। वो जो है मार्शल लॉ के अंदर, अब कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, नेटो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, भले ही यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। रशिया के पास आज के दिन 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, यूएस के पास इससे कम है। दूसरा, RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है रशिया के पास, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स है रशिया के पास। रशिया को न्यूक्लियर धमकी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात अब यह है कि जब अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने जब ये बोला कि नहीं, यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी, और वो यूएस का पॉलिसी है जो उन्होंने चेंज कर दिया बाइडेन के पॉलिसी से, तो तब यूएस क्यों इतना मिसाइल्स के नाम पे, वेपन्स के नाम पे इतना डिफेंस डील और मनी सप्लाई कर रहा है? जी क्यों यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आ रहे हैं और हमें भी बोल रहे हैं कि रशिया से ऑयल नहीं लेना? ये इनडायरेक्ट प्रेशर इंडिया पे भी बनाने का है। इस तरीके की चीजें एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती हैं, इसमें कोई एक यानी कि शुभदा चौधरी जी, हर तरीके से इस वक्त रूस जो है और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का प्रचंड प्रहार इस वक्त देखने को मिल रहा है। रूस के हमलों से ओडेसा दहल उठा है, खार्किव में एक के बाद एक कई धमाके की गूंज दिखाई दे रही है। इसके अलावा खार्किव में 15 से ज्यादा धमाके हुए हैं। रूस के विध्वंसकारी हमले से कीव में तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। तो रूस लगातार हमले एक के बाद एक करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, एक तरफ तैयारी भी जिस तरीके से परमाणु हथियार को लेकर कर रहा है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हमले तो थम नहीं रहे हैं, रूस की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने पहला सवाल आपसे किया था कि आखिर परमाणु हथियार बनाने को लेकर जो बात कही गई है, जो बयान दिया गया है रूस की तरफ से, और इसके साथ ही देखिए नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो भी परमाणु सुरक्षा प्रणाली को एक्टिव कर रहा है और इसे लेकर लगातार अभ्यास भी जा रही है। तो इन दोनों ही चीजों को अगर हम देखते हैं तो क्या समझा जाए कि जो ये वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्या वो अलग मोड़ पर जाने वाला है? क्या अब ये जो युद्ध है वो विध्वंसक होने वाला है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना भी जग रही है क्या सर? देखिए, ऐसा है, ये जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो अगर आप 1991 से देखें, इट वाज वर्ल्ड एट वॉर, मोर देन सो मेनी कंट्रीज वर फाइटिंग द वॉर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतनी कंट्रीज नहीं थी। अभी भी आप देख लेंगे, अगर लड़ाई जब ईरान और इजराइल की लड़ाई को अगर इंक्लूड कर दे, हमास की सबकी लड़ाई इंक्लूड करें, काउंट द नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वॉर। क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ लड़ाई नहीं हो रही। यहां जरूर विध्वंसक लड़ाई होगी, पर जो मिडिल ईस्ट में होगी उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। जो साउथ चाइना सी में अगर स्टार्ट हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। यस, द वर्ल्ड विल बी एट वॉर, बट इट विल नॉट बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक बात। दूसरी बात ये है, ये जो मैं न्यूक्लियर की बात कर रहा था, these are only for messages, ये यूज नहीं करेंगे, ना ही रशिया करेगा, ना ही नेटो करेंगे। और ये न्यूक्लियर वेपन तो तब इस्तेमाल होता है, होगा वे जब एक कंट्री को पता चलेगा कि उसके बाद कोई चारा नहीं है, ही इज गोइंग टू बी ओवररन, वो तब शायद कर दे, उसका भी कोई पक्का नहीं है। एट द मोमेंट कोई न्यूक्लियर वॉर अभी तक नहीं हुई है। न्यूक्लियर वेपन सबके पास में है। आप 91 से देख लीजिए, युगोस्लाविया के देख लीजिए, इंडो पाक की देख लीजिए, कारगिल देख लीजिए, कोई न्यूक्लियर वेपन आर नॉट यूज। वार कन्वेंशनल वेपन से ही होगी।
पर कन्वेंशनल वेपन भी बहुत विध्वंसक हो सकते हैं पुनीता जी। जब एरोसॉल बॉम्ब चलने लग जाएंगे, एयर फ्यूल बॉम्ब इत्यादि, दे आर नेक्स्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स, नॉट बैंड। बाय द वे, न्यूक्लियर वेपन इज ऑल्सो नॉट बैंड, नो कंट्री वांट्स टू बैन इट। बाकी केमिकल वेपन बैन है, बायोलॉजिकल वेपन बैन है, न्यूक्लियर वेपन बैन नहीं है। और बात आ रही है बायोलॉजिकल वेपन वगैरह की, ये भी सुनने में आया है कि दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी प्लेस्ड एट विल टू द कंट्रीज। ये भी पूरी तरीके से निकाले नहीं गए हैं। तो लड़ाई विध्वंसक जरूर होगी, लड़ाई में और भी हानि होगी, पर ये चलती रहेगी। क्योंकि बार-बार जिस तरीके से रूस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, बेसिकली मैं बता दूं, रूस की तरफ स्टेटमेंट आ रहे हैं, पर क्वेश्चन ये है डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो लड़ाई करवा रहा है। यहां कई मिसाइल्स हैं विदाउट फील्ड ट्रायल्स, दे हैव बीन पुट टॉप। जो पेट्रियट मिसाइल थी 1991 में, व्हाइट हाउस ने उसको विदाउट फील्ड ट्रायल ओपन दे दिया था। रेथियन की कंपनी के और मिसाइल जो है वो भी बिना फील्ड ट्रायल्स के ऊपर आ रही हैं। सब कंपनी अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा वेपन बेचेंगे, तभी कोई आ नहीं रहा फिजिकली हेल्प करने के यूक्रेन के। बट सब बात कर रहे हैं, रशिया ने अमेरिका ने कह दिया हमने इतने बिलियन डॉलर छोड़ दिए हैं यूक्रेन के लिए कि यूक्रेन और लड़ मरे। कहने का मतलब है एवरीबॉडी वांट्स टू यूक्रेन टू कंटिन्यू फाइटिंग विद रशिया, और आगे नहीं बढ़ना चाहते। नोबेल प्राइज मिले या ना मिले, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये आप देख रहेंगे, 3.5 साल निकल गए हैं, अभी भी कुछ नहीं होगा, और अभी भी आप देखेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू सी रशिया समाधान हो क्या सकता है, हो कैसे इस युद्ध को रोका जा सकता है? क्योंकि एक ही तरीका है, यूक्रेन पर असर नहीं है इसका, बल्कि